भारतीय जनता पार्टी या उसकी समर्थित पार्टियों को या उसके अलायंस को, आरएसएस के किसी भी समर्थित अलायंस को एक भी वोट देना हमारे देश को कमजोर करने के बराबर है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज सैटरडे है और आज एक बार फिर सीनियर वकील महमूद प्राचा साहब से हम बात करेंगे। वो बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं और कई मूवमेंट्स को उन्होंने सपोर्ट किया है और वो एक तरह से सामने ना आकर के लीड किया है। इस वक्त जो खास सब्जेक्ट है, जो मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे, वो ये कि बिहार में एक साथ कई जगह 26 जनवरी को बेरोजगार नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया, जिसके नतीजे में कुछ जगहों पर रेलवे प्रॉपर्टीज को भी नुकसान पहुंचा। और उसके बाद ये नौजवानों का, खासतौर पर बेरोजगार नौजवानों का, जिन्हें रेलवे से उम्मीद थी, रेलवे बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया समझा जाता रहा है, वो हाथ से निकलता हुआ देख रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इम्तिहान दिया, उसमें से तकरीबन 35,000 को एक बार पास किया और फिर यह कहा गया कि आपका दोबारा टेस्ट होगा। तो वो एक तरह से छला हुआ महसूस कर रहे हैं जो बेरोजगार नौजवान हैं, और बार बार अब ये बात सीधे भारतीय जनता पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरह से एक नया आंदोलन शुरू हुआ है। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए आपने वक्त दिया। आप बताइए कि ये बेरोजगार नौजवानों का जो आंदोलन है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ है इसके पीछे और आगे क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ये काफी देर में शुरू हुआ है और नौजवानों को पहले ही पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए से सड़कों पे आ जाना चाहिए था, लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर हो गया है तो शायद अब कोई और रास्ता ना देखकर नौजवान सड़कों पे आ रहे हैं। और मेरी एक यही सलाह है कि सीएएनआरसी जो मुस्लिम महिलाओं ने शुरू किया और पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की, उसके बाद किसान आंदोलन ने भी सीएएनआरसी की जो महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने जो प्रोटेस्ट किए थे, बाद में जिसको एससी, एसटी, ओबीसी और दूसरे लोगों ने भी ज्वाइन किया था, उससे सीख कर या उसी की तर्ज पे किसान आंदोलन ने भी एक छोटी सफलता प्राप्त की है। मैं बहुत बड़ी सफलता उसे नहीं बोलता हूं, क्योंकि कोई चीज किसी से छीन ली जाए और उसको वो फिर वापस की जाए तो ये कोई सफलता की बात नहीं है। ये तो सरकार की एक चोरी थी जो किसानों ने पकड़ ली और चोरी उनको वापस करनी पड़ी अपनी। लेकिन उस समय भी हम लोग ये बात कह रहे थे कि जो आरएसएस और मनुवादी ये सरकार है, तो ये मनुवादी जो मानसिकता है वो ये नहीं है कि ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ये सबका पैसा कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देना चाहते हैं। और उसके लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं लगातार, लेकिन उसको सब लोगों की नजर पे पर्दा डाल दिया जाता है मुसलमानों की नफरत के जरिए। ये बहुत ही अहम बात है। जब तक देश की गरीब जनता और खास तौर पे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि जैसे ही आरएसएस और बीजेपी के लोग मुसलमानों के ऊपर कोई ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं या कोई उनके ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये समझ जाना चाहिए कि वो बहुत बड़ी चोरी या दुर्घटना कर चुके हैं। उसको छुपाने के लिए कोई ना कोई नया फॉर्मूला लाते हैं और वो सीधा सीधा एक टेस्ट है। अगर आरएसएस और बीजेपी के लोग किसी भी बात का मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि कहीं बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। और इसके एक नहीं 85 एग्जाम्पल आपने देखे हैं। लेटेस्ट अगर बोला जाए तो इस केस में भी देख लीजिए, कल
एक बहुत बड़ा एक क्रिमिनल चैनल जो है एबीपी करके, वो उसने एक न्यूज में कल रात को किसी ने मुझे बताया कि आप देखिए क्या हो रहा है ये। तो एक खान सर करके एक वो चलाते हैं कोचिंग सेंटर, स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई करा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पूरा नैरेटिव एक क्रिमिनल जो उनकी जो वो है एंकर महिलाएं हैं, बड़ी दुख की बात है, और मुस्लिम महिलाएं हैं, ये और भी बड़े दुख की बात है। लेकिन जमीर तो कोई भी बेच सकता है अपना, और कभी भी बेच सकता है। तो जमीर फरोशों की कोई वो नहीं है मीडिया में। और खैर वो जिस वैसे तो वो एक अच्छी पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन जिस चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी से वो दबाव में है, वो एडिटोरियल पॉलिसी तो वही है उसकी जो वो करती हैं टीवी पे। तो लेकिन बात यह है कि उन्होंने एक पूरा कैंपेन चलाया कल कि ये खान सर ने ये जो है प्रोटेस्ट कराए हैं। तो अगर खान सर ने ये प्रोटेस्ट कराए हैं तो मैं सबसे पहले तो उन खान सर को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम ये काम शुरू किया कि सरकार की इतनी बड़ी चोरी चल रही थी तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट कराएं। पुलिस और आरएसएस के गुंडे, मैं आपको बार बार बताता हूं हर प्रोटेस्ट में, अब स्टूडेंट्स को कोई वायलेंस करने का कोई फायदा नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको अच्छे से पता है, तो खुद जाके वायलेंस कराते हैं, क्योंकि उनका हर चीज का तोड़, शाहीन बाग से लेके किसानों से लेके आपने देखा है, खुद अपने लोग भेज के वहां पे झगड़ा कराते हैं, और पुलिस फिर उस झगड़े का बहाना करके लाठीचार्ज करती है, गोली चलाती है। ये एक फॉर्मूला जो मुसलमानों के ऊपर अपनाया गया था शाहीन बाग में, वो सब जगह रिपीट होगा, ये मैं पहले से बोल रहा हूं। तो ये खुद ही सरकार कराती है, आरएसएस के लोग खुद जाते हैं और वो वायलेंस करते हैं, वरना स्टूडेंट क्यों वायलेंस करेंगे। और खान सर अगर ये बात बोल रहे हैं कि सरकार चोरी कर रही है, तो वो चोरी तो कर ही रही है ना सरकार। असली मुद्दा क्या है कि रेलवे मिनिस्टर ने खुद आके ये कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया, तो हम ये इतना बड़ा लेवल पे हुआ है तो हम ये संभाल नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। ये मजाक है क्या? तो अब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो ये बात नहीं समझते कि अडानी अंबानी को रेलवे बेची जा रही है, इसलिए आप सरकारी नौकरियां नहीं देना चाहते, डिले कर रहे हो जान जान के। आप बच्चों को बेवकूफ समझते हो। किसी खान सर की या किसी महमूद पराचा की जरूरत नहीं है उन्हें, वो बहुत होशियार हैं, वो जानते हैं कि ये चोरी हो रही है सीधी सीधी। और रेलवे क्योंकि पूरा का पूरा बेचना चाहते हैं, तो अगर ये इतनी सारी नौकरियां, जो करोड़ों नौकरियां, पूरे रेलवे ही नहीं, पूरी जो सरकारी इदारे हैं वो सब बेचना चाहते हैं, तो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जो लेते हैं लोग, जो खरीदते हैं, जो अभी एयर इंडिया खरीद रहे हैं टाटा साहब, तो उनकी पहली शर्त ये होती है कि कम से कम आप नौकरियां रखो ताकि हमें लोगों को पैसा ना देना पड़े। और हायर एंड फायर की एक ऐसी पॉलिसी है कि आप किसी को भी रैंडमली एंगेज करो, उसका खून चूसो, उसको डंडे मार मार के काम कराओ, और ये डर तलवार हमेशा लटकाए रखो कि हम तुम्हें बगैर किसी कॉम्पनसेशन के लात मार के निकाल देंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में ये हो रहा है, तो सरकार में ऐसा नहीं है अभी तक। तो पहली शर्त किसी भी प्राइवेटाइजेशन वाले की जो खरीदना चाहता है देश के एसेट्स, ये होती है कि आप कम से कम नौकरियां रखो उसमें, ताकि ये परमानेंट लोग जो होंगे इनको निकालने में हमें बड़ी परेशानी होगी। इसी वजह से ये कोई रेलवे सेक्टर नहीं, पूरे देश में केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के भी। और मैं अभी, आप मुझे याद दिलाइएगा, एक बहुत बड़ी जो जरूरत है आज ही इस सेक्टर को रोकने की, जो ये गद्दारी हो रही है, देश के साथ गद्दारी हो रही है एक तरह से, उसको रोकने की इस सरकार के सामने ही। नहीं तो आने वाली सरकारें अगर जो दूसरी आएंगी, जो नजर आ रहा है, वो भी यही काम करेंगी, क्योंकि एक ट्रेंड सेट हो गया है। तो इसको रोकना, अभी रोकना बहुत जरूरी है। तो जब बच्चों ने ये देखा कि ये तो लूट मारी है, मतलब उनके एग्जाम ले लिया आपने अपनी मर्जी की, और जो थोड़ी बहुत नौकरियां देते भी हैं। अभी आपने यूपी में देखा, इससे पहले जून में पिछले साल ये जो टीचर्स स्कैम हुआ था, टीचर्स का रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था, उसमें लाखों रुपए लेकर एग्जाम दिलवाए जा रहे हैं सरकारी नौकरियों के लिए। लाखों रुपए की रिश्वत लेके एग्जाम पास करवाने की साजिश हो रही थी, और उस वजह से भी वो एग्जाम भी कैंसिल हुए। तो ऑर्गेनाइज्ड, और उसमें योगी सरकार के एक मंत्री के भाई साहब जो थे, वो खुद शिक्षा मित्र बन बैठे गरीबों का हक मार के। तो ये सब जो घोटाले हो रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक एक ट्रेंड चल रहा है। और अब जो है देश की जनता को ये समझना चाहिए, पहले मुसलमानों के प्रति नफरत की कोई भी बात हो उसको भूल जाओ,
तभी आप देश को बचा सकते हो। ये मेरा एक फॉर्मूला है, मैं जो सबको दे रहा हूं। अगर आप मुसलमानों की नफरत के जाल में फंसोगे तो ये देश खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही उनके पास एक चाल है। मोदी सरकार ने 2014 में लाखों रुपए का वादा किया, 15 लाख का झूठा हमारे, और उसके बरक्स आप सब लोगों ने देखा कि डीमोनेटाइजेशन करके घरों तक से पैसे निकाल लिए, हर एक इंसान के छीन लिए, मतलब डकैती डाल दी और अपने अमीर दोस्तों में बांट दिए। फिर नौकरी की बात की थी, लाखों करोड़ों नौकरियां देंगे हर साल, नौकरियां दे रहे हैं। तो इसी बात से समझ जाना चाहिए कि ये हर चीज में झूठ बोल रहे हैं, हर चीज में लूट मचा रखी है, हर चीज लूटी जा रही है। हम जितनी जल्दी रोक लें उतना अच्छा है। अच्छा प्राचा साहब, इस वक्त जबकि 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसे वक्त में ये बेरोजगार नौजवानों का जो आंदोलन शुरू हुआ है, आपको क्या लगता है कि इसके क्या कुछ नतीजे हो सकते हैं, क्या क्या असर होगा और क्या होना चाहिए? आप इलेक्शंस को और इसको जोड़ करके अगर देखें तो क्या कुछ समझ में आता, क्या है? देखिए, इलेक्शन तो किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए हमारे देश में सबसे बड़ा जो है एक मेथड है, और इलेक्शन के टाइम पे ये मौका है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी का इन 5 स्टेट्स में पूरा देश मिलके बिल्कुल बायकॉट कर दे, एक भी वोट ना दे इनको कोई, तो ये देश जो है सही रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाएगा। वरना जिस तरीके से, जिस लार्ज स्केल पे डकैती और लूट ये सरकार कर रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और मुझे जो सबसे बड़ा खतरा है, जिसका मैं आपसे पहले भी इशारा कर रहा था, वो ये है कि अब ऐसा नहीं है कि आने वाली सरकारें जो आएंगी दूसरी पार्टियों की वो बहुत ईमानदार होंगी। अब एक स्टैंडर्ड तय हो गया है, वो इससे वापस नहीं जाएंगी। ये है सबसे बड़ा मेरा खतरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 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 सरकार जो बदलने की जो भी कोशिश करेंगे, वोट डालेंगे, वो जाहिर है कुछ बेहतरी की उम्मीद में करेंगे। आप कहते हैं कि कुछ बेहतरी नहीं होने वाली उसमें भी, नहीं होने वाली उसका ना, क्या क्योंकि होगा? ये तो एक ऐसा नया नॉर्म जिसको कहते हैं ना, ऐसा सामान्य माहौल ही बन जाएगा जिसमें ना नौकरियां मिलेंगी, महंगाई आसमान को छुएगी, ये एक नॉर्मल सी हालात बन जाएंगे। बेरोजगारी आसमान छुएगी, महंगाई आसमान छुएगी जैसे आज छू रही है, ये एक नॉर्मल सी सिचुएशन बन जाएगी। और आने वाली सरकार जो है, अगर इस चीज को नहीं पहचानेगी और इस चीज से नहीं डरेगी कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो जनता उसको ऐसा इबरतनाक सजा देती है, एक भी वोट नहीं देती, सबकी जमानतें जब्त कराती है, तब तक ये मसला ठीक नहीं होने वाला है। आज भारतीय जनता पार्टी है, इन लोगों ने देश को लूट लिया है। अगर ये ईवीएम के जरिए, देखिए, अगर अब ईवीएम का काम नहीं हुआ, ईवीएम ने शरारत नहीं की, तो एक भी सीट पर, जिस भी सीट पे भारतीय जनता पार्टी की कहीं भी जमानत बचती है, तो आप ये समझ लीजिए वहां ईवीएम ने शरारत की है। जो हालात आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हर जगह आप कह रहे हैं कि उनकी जमानत जब्त होगी। अभी अगर नहीं होती है तो ये ईवीएम का खेल है, पहली बात समझ लीजिए। और लेकिन अगर इनकी सीटें आती हैं तो जो दूसरी पार्टियां भी हैं उन्हें भी हौसला रहेगा कि हम एक बार चुनाव हार के दूसरी बार फिर यही चोरी और डकैती करने लगेंगे हम भी, तो एक के बाद एक चुनाव की इंतजार में रहेंगे। 5 साल तक बीजेपी ने लूटा, फिर जो दूसरी सरकार आएगी वो लूटेगी, इस उम्मीद में कि फिर अगली बार बीजेपी आ जाएगी तो फिर हम अगली बार आ जाएंगे। तो इसीलिए एक ऐसी इबरतनाक सजा देनी जरूरी है जनता को, और उसके लिए चुनाव बहुत अच्छा टाइम है। और बाकी प्रदेशों में भी मैं गुजारिश कर रहा हूं, ओपन गुजारिश कर रहा हूं, सारे नौजवानों से, सारी महिलाओं से, सारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों से, बड़े बूढ़े छोटे जो भी लोग हैं, जो भी देश से प्यार करते हैं, सड़कों पे आ जाएं, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। और जो वायलेंस करता है वो समझ जाए वो आरएसएस का आदमी है। मैं उसी पर आने वाला था प्राचा साहब। आप चूंकि पहले भी कानूनी मदद आपने की है, गाइड किया है, सीएए एनआरसी वाले उसको, और किसान आंदोलन से भी कहीं ना कहीं आपका ताल्लुक था। अब इन बेरोजगार नौजवानों को कानूनी तौर पर क्या आप सजेस्ट करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी वो नौजवानों का नई उम्र के बच्चे हैं, कहीं नासमझी ना हो जाए, क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, बच्चे नासमझी नहीं करेंगे, ये और ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए।
और बिल्कुल नादानी नहीं करेंगे। सबको यह पता है अगर क्रिमिनल केस हो जाता है किसी के ऊपर तो उसकी नौकरी मिलने के चांस जीरो हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये जानबूझ के खुद आरएसएस और बीजेपी वाले अपने लोग भेज के वायलेंस कराते हैं, जैसा सीए एनआरसी में किया, जैसा किसान आंदोलन में किया, और पुलिस तैयार बैठी होती है और वो फिर लाठीचार्ज करती है, गोली चलाती है और हजारों लोगों पे झूठे मुकदमे लगाती है। किसान आंदोलन में तो कितनी बार रंगे हाथों आरएसएस के लोगों को पकड़ा गया वहां से। तो हमारे जो नौजवान हैं वो नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें इस चीज से सबसे ज्यादा होशियार रहना है। और इसीलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो महिला छात्र हैं वो आगे रहें। जैसे मुस्लिम महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था, वो आगे रहें, ताकि जो बहाना क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी होती है आरएसएस द्वारा और जो इनके जो जेब के जो अफसर होते हैं उनके द्वारा पुलिस में और सरकारी इदारों में, वो बिल्कुल जीरो हो जाए। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए मेरा ये आह्वान है, मेरा ये गुजारिश है कि अभी सारे देश के युवा, और युवा ही नहीं, युवाओं का साथ देने वाले बड़ी उम्र के लोग भी, महिलाएं खास तौर पे सड़कों पे आए अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, बच्चे खुद अपना भविष्य बचाने के लिए। वरना कोई रास्ता नहीं है। और कानूनी मदद की मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, मेरे बताने की भी जरूरत नहीं है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपको बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तक दबाव है और वो खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे बताने की जरूरत नहीं। किसी और चीज से उम्मीद रखना 20 या 10 या 20% से ज्यादा किसी भी और इंस्टीट्यूशन से, ये समझदारी का काम नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट ही एक रास्ता है। हम देश के मालिक हैं, देश की जनता, और जो ये नौकर हैं जिन्हें हम रखते हैं, किसी को 5 साल के लिए जो इलेक्शन लड़के आते हैं, किसी को 20-20, 25-25 साल के लिए जो सरकारी नौकर हैं, और जो ये जजेस हैं वो भी जनता के नौकर ही हैं। उनको भी इतनी अच्छी नौकरियां और इतनी फैसिलिटीज देती है जनता। तो ये सब नौकर है, प्रेस भी नौकर है हमारी। तो ये सब नौकर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता को खुद ही आना पड़ेगा और अपना देश बचाना पड़ेगा पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से। अच्छा महमूद प्राचा साहब, 26 जनवरी को 2 चीजें और अहम हुई हैं। एक तो मोदी जी ने एक अलग किस्म की टोपी ओढ़ी है इस बार, वो क्या कुछ था। दूसरा, 26 जनवरी को ही हमारे गृह मंत्री जी ने कुछ जाट लोगों से मुलाकात की है, 200-250 तकरीबन एक मेंबर पार्लियामेंट के यहाँ, और उन्हें ये कहने की कोशिश की है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न या कोई बड़ा अवार्ड दे देंगे, उनको कुछ रिजर्वेशन दे देंगे जहां कहीं है नहीं है। तो ये इस वक्त में क्या क्या ये देने की बातें जो कर रहे हैं, और खास टोपी लगा करके प्रधानमंत्री जी आए, ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 26 जनवरी में मीडिया अपॉर्चुनिटी होती है, टेलीविजन मुसलसल हफ्तों दिखाता रहता है उन इमेजेस को, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, टोपी पहनने और पहनाने से तो कुछ होता नहीं है। टोपी पहनाने से या पहनने से नहीं होता है कुछ भी। जनता अब इतनी बेवकूफ भी नहीं रह गई है। पर आज तो एनसीसी में देख रहा था मैं, प्रधानमंत्री जी सिख पगड़ी बांधे हुए थे, जो सिख धर्म की पगड़ी होती है, या जो मुस्लिम, जो अफगानिस्तान में भी उस तरह की पगड़ी बांधी जाती है, और सिख मजहब में भी आमतौर पे पगड़ी बांधी जाती है। आज तो वो वाली पगड़ी पहने हुए थे एनसीसी पे, और काफी अच्छे भी लग रहे थे चश्मा लगा के। शुरू में तो उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, फिर वो उतार लिया, पर हैंडसम बहुत लग रहे थे प्रधानमंत्री जी, इसमें कोई शक नहीं है। सिख की और ये जो अफगानी जो पगड़ी होती है उस तरह की पहन के, वो तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब क्योंकि पंजाब में लोगों को लगता है चुनाव है, उस वजह से पहन रहे हैं। तो ये सिर्फ टोपी पहन के सिंबॉलिक काम करने का जमाना गया अब। और जो अगली सरकार आएगी, चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न वो दे देगी। ये कुछ अपनी जेब से, जो अडानी अंबानी के माध्यम से इन्होंने देश का माल चुराया है, अडानी अंबानी से छीन कर जो चोरी का माल है उनका, वो सरकारी जो कानूनी तौर पे लेकर अगर आम जनता को दिलवाएं तो वही है कुछ काम होगा। ये तो सब हमारा ही है, हमें क्या देंगे। अगर रिजर्वेशन देंगे तो रिजर्वेशन तो 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। ये भारत का संविधान कहता है, यही संविधान का रूल है, 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, ये भारत के संविधान की रूह है। अब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले नहीं कर पा रही है, उसकी वजह वो 4 जजेस बता ही चुके हैं। पर सुप्रीम कोर्ट में और जुडिशियल सिस्टम में भी एक बहुत बड़ी
बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो नहीं निभाई। अभी मैं करण थापड़ साहब ने एक इंटरव्यू लिया था प्रताप भानु साहब का एक, तो उन्होंने तो खुल के इस बात को बोला है उस इंटरव्यू में कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी वजह से जो है देश की डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, क्योंकि वो सरकार पे लगाम लगाने के लिए सबसे जो अहम और सबसे मजबूत एक इदारा है वो सरकार पे लगाम नहीं लगा रही। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये जो देश की डेमोक्रेसी कम हो रही है और जो इस तरीके से कानून और संविधान को तोड़ा जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी प्रताप भानु मेहता साहब ने उसमें लगाई है, सुप्रीम कोर्ट। तो अभी आप आम तौर पर, चूंकि हम इलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, हर हफ्ते नजदीक हो जाते हैं, और अभी आप क्या कहना चाहेंगे आम लोगों से, एक अगर मैसेज के तौर पर अगर कहना चाहें इलेक्शन से पहले, एक मुख्तसर, लेकिन क्या कुछ कहेंगे? यही मैं कह रहा हूं कि आज चीन, मैं कह रहा हूं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी या उसकी समर्थित पार्टियों को या उसके अलायंस को, आरएसएस के किसी भी समर्थित अलायंस को एक भी वोट देना हमारे देश को कमजोर करने के बराबर है। तो एक मैसेज मैं आपको इसीलिए, ये दूसरी बात भी इसलिए बोल रहा हूं, एक तो ये मुल्क की दुश्मन है जो हालात, चाइना हमारी जमीन छीन रहा है, मैंने शायद पिछली बार भी आपके प्रोग्राम में बताया था, हमारे ही पैसे से हमारी जमीन छीन रहा है, ट्रेड डेफिसिट इतना हो गया है। तो दूसरा, आप हर फील्ड में देख रहे हैं, तो एक तो ये मुल्क की दुश्मन सरकार है, मुल्क को, संविधान को और मुल्क को कमजोर कर रही है पूरी ताकत लगा के, इसलिए इसको वोट नहीं देना चाहिए, बाकी सब भूल जाए। क्या ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म कर रहे हैं वो भूल ही जाते हैं, ओबीसी के ऊपर क्या जुल्म कर रहे हैं वो भूल ही जाते हैं। तो ये देश को जो एकदम नुकसान पहुंचा रहे हैं डायरेक्ट, इस वजह से इनको एक भी वोट नहीं देना चाहिए, ये बड़ी एक वजह है। दूसरी वजह ये है कि दूसरी पार्टियों को भी ऐसा सबक सिखाने की जरूरत है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी जैसा झूठा, दगाबाजी का, बेईमानी का काम करोगे तो तुम्हारा भी हशर हम ये करेंगे। इसका एक मैसेज देना इन चुनावों में और आगे आने वाले सब चुनावों में बहुत जरूरी है, तभी सरकारों को डर बैठेगा जनता का, क्योंकि जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं वो सब दबाव में है और इस आरएसएस ने और बीजेपी की सरकार ने सबके पैरों में बेड़ियां पहनाने का काम बहुत ही प्रोफेशनली और मजबूती से कर लिया है। तो अब सारी संस्थाएं जो हैं एकदम कमजोर हैं, जनता को ही, जनता के वोट का और जनता के पीसफुल प्रोटेस्ट का ही एक रास्ता बचा है। अगर हमने इसे भी खो दिया, इसका इस्तेमाल नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने शुरू से जो CAA NRC वाले उसका आपने जिक्र किया, मुस्लिम महिलाओं ने बहुत ही मजबूती से जो आंदोलन चलाया था, उसके बाद किसानों ने आंदोलन चलाया और बहुत ही मजबूती से, ऐसा लगा कि आप हालांकि उसको बहुत पूरी कामयाबी नहीं समझ रहे, ये बात अपनी जगह, लेकिन जगह जगह बीजेपी के लोगों को एंटर नहीं होने दिया जा रहा है, गांवों से निकाला जा रहा है, रास्ते, दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं उनके लिए। तो ये हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो खास बात आपने कही वो ये कि जो इनके बाद भी पार्टियां हुकूमत में आएंगी उन्हें भी सबक सिखाने की जरूरत है। वो भी हो सकता है इसी तरह से जनता का दोहन करें, एक्सप्लॉइट करें, और वो जो धनवान लोग हैं वो उनको भी फंसा सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन में जो फंडिंग होती है वो वही घूम फिर करके मुख्तलिफ पार्टियों को भी देते हैं। तो ये इससे बच के निकलना, देश को आगे बढ़ाना, इसमें जनता का सबसे अहम रोल है। आपने कहा कि ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो सियासी लोग हों या सरकार में काम करने वाले, वो जनता के नौकर हैं। अगर ये बात बैठ जाए सही से दिमाग में लोगों के भी और इन सरकार में बैठे हुए लोगों को के भी, तो मैं समझता हूं देश किसी हद तक रास्ते पर, सही रास्ते पर चल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।